इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग हिंसाकांड की सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। बार बालाओं की मांग है कि उन्हें टिप लेने से न रोका जाए। साथ ही याचिका में महाराष्ट्र सरकार की ओर से डांस बार पर लगाए गए कई अन्य शर्तों का भी विरोध किया गया है। कोर्ट ने इस मामले को मुख्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया है। मामले पर सुनवाई अब 20 अप्रैल को की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डांस बारों में डांस के वक्त पैसे फेंकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ। तो बार गर्ल्स को टिप लेने से ना रोकने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार को इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें टिप लेने से भी ना रोका जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि डांस के दौरान पैसे न उड़ाए जाए। ये महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अब एक याचिका दाखिल की गई है भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की ओर से, जिस पर अब अप्रैल माह में सुनवाई की जाएगी। बार गर्ल्स को टिप लेने से ना रोकने की मांग इस याचिका के माध्यम से की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी सर्वोच्च अदालत की तरफ से जारी किया गया है। 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 4 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब सर्वोच्च अदालत के सामने दाखिल करना होगा। महाराष्ट्र सरकार को यह नोटिस जारी किया गया है। बार गर्ल्स को टिप देने को लेकर रोक लगाई गई थी, जिस पर भी मांग की गई कि टिप लेने से इन बार बालाओं को न रोका जाए। भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की ओर से इस बाबत एक याचिका सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है सर्वोच्च अदालत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की मोहलत दी है महाराष्ट्र सरकार को और इन 4 सप्ताह के भीतर ही अपना जवाब दाखिल करना होगा महाराष्ट्र सरकार को। भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की याचिका। विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जो महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस में क्या कुछ सर्वोच्च अदालत की तरफ से जिक्र किया गया है? जी, जैसा मैं आपको बताऊं कि भारतीय बार गर्ल यूनियन है, ये आज सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उसने ये कहा था कि जो महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2016 में एक अपना स्टेट का लॉ बनाया था, जिसमें जिसको लेके वो आज सुप्रीम कोर्ट आई थी, कि जिसमें वो कहा था उन्होंने कि जो उसकी वैलिडिटी है, उस जो उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है बार बालाओं को लेके, उसको ही चैलेंज कर दिया उन्होंने कि उसकी वैलिडिटी क्या है, यानी कि उसके ऑथेंटिसिटी पे ही सवाल उठाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट आई थी। उसमें ये कहा गया था, जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र बार बालाओं के ऊपर, उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शन थे। तो उनसे बार बालाओं को खासी दिक्कतें होती थी, खासतौर से जो उनका टिप लेने का इश्यू है उसके ऊपर ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उनका ये कहना था कि अगर कोई उन्हें टिप देता है तो वो जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं वो एज ए टिप है, इस वजह से उसको न रोका जाए। और कई विसंगतियां थी जिसको लेके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसकी वैलिडिटी को चेंज करते हुए आज वो सुप्रीम कोर्ट आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इसमें नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार इसमें 4 हफ्ते के अंदर जवाब दे। इसके बाद अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। जी चलिए, बिल्कुल विवेक बने रहिए, लगातार हम चर्चा करेंगे। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला भारतीय बार डांस एसोसिएशन की ओर से लेकर जाया गया। एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें इस बात को लेकर मांग की गई कि जो टिप उन्हें मिलती है वो टिप ना रोकी जाए, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। अब इससे पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है, जिस पर सर्वोच्च अदालत की तरफ से कुछ फैसला हो सकता है। वहीं सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आदेश के बावजूद पंजाब सरकार का मामले में हट जाने की मांग असंवैधानिक। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगा। कोर्ट पहले ही पंजाब के उस कानून को असंवैधानिक बता चुका है जिसके तहत उसने हरियाणा से हुआ पानी समझौता रद्द किया था। पंजाब की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए सवाल का जवाब दिया था, उसे अदालती आदेश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पंजाब को समझौते का सम्मान करने की सलाह देते हुए कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो मामले में अंतिम आदेश जारी कर सकता है।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने 20 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण के गर्भपात पर रोक लगाने वाली कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही अदालत ने कहा कि अभी और भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जो पेंडिंग, जिन पर कोर्ट को विचार करना है। ये याचिका मुंबई की रहने वाली एक महिला की ओर से दायर की गई है, जिसके डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 26 हफ्ते के भ्रूण को गिराने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मेडिकल बोर्ड की राय से साफ है कि महिला को जान का खतरा नहीं है और बच्चा जीवित रह सकता है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गर्भपात पर रोक की संवैधानिकता से को चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आज तर्क रखे गए थे माननीय अदालत के सामने विवेक? जी, जो मुंबई की ये रहने वाली महिला है, उनका ये कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्रोहिबिटिंग अबॉर्शन ऑफ फीटस, ये एक लॉ बनाया गया है। इसके मुताबिक 20 हफ्ते के बाद के किसी भी गर्भ को आप उसका गर्भपात नहीं करा सकते। तो उस महिला का ये कहना था कि हम इसको चैलेंज करते हैं। उन्होंने सिर्फ इसी इशू को चैलेंज करने के लिए आई थी कि जो ये प्रावधान बनाया गया वो बिल्कुल गलत है, इसको फिर से इसका रिवीजन किया जाना चाहिए। इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। उसका ये कहना था कि बच्चे में हमारी प्रॉब्लम है, फीटस में प्रॉब्लम है, इस वजह से गर्भपात की इजाजत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में वो आई, उसने ये कहा कि जो ये लॉ बनाया गया इस लॉ में ही प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इस लॉ को ही चैलेंज करते हैं और इसके लिए अर्जेंट हेयरिंग की जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको साफ साफ मना कर दिया और कहा कि इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट कई इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं तो जो वेकेशनल बोर्ड बेंच बैठेगा आप उसमें आइएगा, इस मामले की सुनवाई उसमें की। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो गर्मियों की छुट्टी के बाद इस पर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि इतनी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। गर्मियों की छुट्टी के बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई होगी। वहीं सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला और पेप्सी को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को तमिलनाडु की तमीरापरानी नदी का पानी इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाएगा। दरअसल राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 4 महीने पहले इन दोनों कंपनियों की ओर से नदी के पानी का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पेप्सी और कोक वाणिज्यिक लाभ के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस वजह से हजारों किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी ओर कंपनियों ने दावा किया था कि तिरुनेलवेली जिले में वो सिर्फ वही पानी इस्तेमाल करते हैं जो अतिरिक्त होता है। हिंदी सिनेमा में मां के किरदार को नए आयाम देने वाली हीरोइन निरूपा राय के दोनों बेटे लंबे वक्त से मां बाप की संपत्ति को लेकर झगड़ रहे हैं और अब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। निरूपा रॉय के दोनों बेटों किरण और योगेश के बीच अपनी मां के बेडरूम को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस मामले में निरूपा रॉय के छोटे बेटे किरण ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। किरण ने अपने बड़े भाई पर प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए डराने और धमकाने का आरोप लगाया। एनजीटी ने उत्तराखंड में गंगा के किनारे बीच राफ्टिंग कैंप साइट को इजाजत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने नदी से 100 मीटर की दूरी की शर्त को जारी रखा है। उत्तराखंड सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शिवपुरी और ऋषिकेश के बीच 33 साइट्स के लिए इजाजत की मांग की थी, जिसमें 25 को ट्रिब्यूनल की इजाजत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने उन 8 कैंप साइट्स को इजाजत नहीं दी है जो 100 मीटर के दायरे में थे। कोर्ट ने 2015 के दिसंबर में कैंप बीच साइट्स पर एक याचिका के बाद रोक लगा दी थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड में गंगा के किनारे बीच राफ्टिंग कैंप साइट को इजाजत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने नदी से 100 मीटर की दूरी की शर्त को जारी रखा है। कामरान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं कामरान, और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी ने? एनजीटी ने लिस्ट मांगी थी कि कहाँ कहाँ पे कैंपिंग हो सकती है स्टेट ऑफ उत्तराखंड से। तो उन्होंने 35 बीचेस के नाम बताए थे एनजीटी को। तो ट्राइब्यूनल ने उन 35 में 28 जगह पे अलाउ किया है कैंपिंग को। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अलाउ भी है और बैन भी है, क्योंकि बैन इस सेंस में है कि वो 100 मीटर्स का बैन किया हुआ है इन लोगों ने। तो जो एप्लीकेंट है वो भी खुश है। उनका कहना है कि आज पहली बार ये कैंपिंग है या राफ्टिंग हुआ करती थी बीचेस के, गंगा के बीचेस पे, अब वो थोड़ी सी रेगुलाइज हो जाएगी। कोई अथॉरिटी है जो उसको चेक करेगी। ये जो 8 साइट जो 100 मीटर के दायरे में आ रही हैं,
उनको लेकर क्या कुछ संभावनाएं कामरान आने वाले वक्त में बन सकती हैं? वकीलों से आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, इस पर कुछ फेरबदल हो सकता है या फिर ये माना जाए कि जो पाबंदी लगाई गई थी वो इस पर कम से कम लागू रहेगी? 100 मीटर का जो ये है ना, ये बड़ा एम्बिगुअस है। मतलब इसके मायने में एप्लीकेंट के जो वकील है जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड के, उन्होंने बार बार कंप्लेंट किया है, जो अभी भी क्लियर नहीं है। वो जब तक फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाए तब तक इससे कहना कुछ ये होगा कि वो 100 मीटर जो आप गिन रहे हैं वो बीच से एकदम, मतलब रिवर के बीच से आप गिन रहे हैं या रिवर के किनारे से आप गिन रहे हैं 100 मीटर। और कैंपिंग जो हुआ करती थी, अगर वो 100 मीटर से बाहर कर देंगे तो वो जो राफ्टिंग हुआ करती थी वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। तो फिर कंटेंशन एप्लीकेंट का ये भी था, रिस्पॉन्डेंट का ये भी था। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामरान इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो नदी से 100 मीटर के दायरे के भीतर ये राफ्टिंग की इजाज़त नहीं होगी, ये पाबंदी लगातार जारी रहेगी। लेकिन जो 33 लोकेशन थी उनमें से 25 को मंजूरी जरूर दे दी गई एनजीटी की तरफ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को करारा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया। जवाहर बाग केस में काफी सियासी हड़कंप भी मचा था। जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में ऐश्वर्या उपाध्याय और शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी समेत 9 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के पास इस मामले में पुलिस की जांच से वो असंतुष्ट थी। आपको बताते हैं कि जय गुरुदेव के अनुयायी रामवृक्ष यादव ने 2014 से जवाहर बाग जबरन अपने कब्जे में कर रखा था। 2 जून 2016 कब्जा करने वाले उपद्रवियों और पुलिस के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और 22 उपद्रवी मारे गए थे। इस केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर काफी हो हल्ला भी मचा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए कहती है तो केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देगी। देखिए, आज जो मथुरा जवाहर बाग कांड हुआ था उस पर पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है और कोर्ट ने भी माना है कि इस मामले में बहुत सारी गंभीर खामियां हैं। इसके साजिशकर्ता की पड़ताल नहीं की गई, कौन इस मामले का पूरा साजिश करता है। अब पूरी की पूरी जांच सीबीआई करेगी। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उससे इस पूरी जांच को ले लिया गया। कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जवाहर बाग कांड मथुरा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लैंड ग्रैबिंग का काम था। जो उसका ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का है उसमें यही है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करे और जो पुलिस की इंक्वायरी वो मान्य नहीं है। यहाँ तो मथुरा का जवाहर बाग कांड, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों समेत कुल 24 लोगों की मौत हुई थी, इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से और कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? आलोक सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, ये निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हुई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े एक कद्दावर नेता का नाम इसमें बताया जा रहा था, जिससे शायद थी रामवृक्ष यादव को। आज जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए तो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया इस मामले में? देखिए, अच्छा, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश का फैसला सुनाया, ये सूबे की अखिलेश यादव सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह एक के बाद एक मामलों में अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसले हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं और पूरा ये जो मामला था 2 जून 2016 को मथुरा के जवाहर बाग में जो रामवृक्ष यादव था उसने कब्जा कर रखा था और हाईकोर्ट के आदेश पर ही पुलिस वहां पर उस कब्जे को खाली कराने गई थी। पूरे मामले में जिला प्रशासन की जो भूमिका थी वो बेहद संदिग्ध थी। जैसा कि शहीद जो एसपी सिटी से मुकुल द्विवेदी, उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि वहां के डीएम और एसपी की तरफ से उनके पति से ये कहा गया कि वो वहां पर जाएंगे, बाग को खाली कराएंगे, लेकिन बिना असलहे के जाएंगे, कोई भी वहां पर कानूनी कार्रवाई या किसी भी तरीके का बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही हुआ 2 जून 2016 को जब वो वहां पर गए तो रामवृक्ष यादव के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें उनकी मौत हुई। संतोष यादव जो थाना अध्यक्ष थे उनकी भी इस पूरे मामले में मौत हुई। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पूरे मामले में ये साफ हुआ कि सूबे के 2 कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं उनका संरक्षण, उनका समर्थन रामवृक्ष यादव को था। और इसमें यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में सिर्फ 27 लोगों की मौत नहीं हुई है, जो आंकड़ा है वो 100 से ज्यादा है। पूरे मामले की जांच सिविल पुलिस ने शुरू की, मथुरा पुलिस ने शुरू की और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और कहा गया
कि मथुरा की जो पुलिस है वो ठीक ढंग से विवेचना नहीं कर रही है और पूरे मामलों में जो साक्ष्यों का संकलन है, जो आरोपी है उनको बचाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डे टू डे बेसिस पर इसकी सुनवाई चल रही थी। अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई। विजय पाल सिंह तोमर जो अधिवक्ता है मथुरा के, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई और एसपी सिटी जो शहीद हुए थे मुकुल द्विवेदी, उनकी पत्नी अर्चना द्विवेदी समेत 9 लोगों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई। चीफ जस्टिस डीबी बोस, जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पूरे राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह ने बहस की। बिल्कुल आलोक एक बात का और भी जिक्र है कि जो इस पूरे मामले की जांच में अधिकारी थे, लापरवाह अधिकारी, जिनको लेकर कहा कि उनकी पहचान की जाए, तो इसको लेकर क्या कहा है माननीय हाईकोर्ट ने? देखिए अक्षय, कोर्ट का ये कहना था कि अगर मथुरा के जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव ने कब्जा किया था तो इसकी जानकारी शासन को क्यों नहीं दी गई। इसके बाद ये कहना था कि अगर विवेचना हो रही थी तो ठीक ढंग से क्यों नहीं हुई, साक्ष्यों का संकलन ठीक ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा था, आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा था, किसके कहने पर मुकुल द्विवेदी वहां पर गए थे। तो अब 2 महीने में यूपी के 2 महीने में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी गई है। 2 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। साथ ही अब सीबीआई की 3 टीमें अलग अलग ढंग से जांच करेंगी। पहली टीम ये जांच करेगी कि कितने दिनों से रामवृक्ष यादव का कब्जा था, उसके खिलाफ क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की, और कार्रवाई अगर की भी तो उसमें इतना ढीला रवैया, लापरवाह रवैया क्यों अपनाया गया, और वो कौन से नेता हैं जिनका दबाव मथुरा के जिला अधिकारी के ऊपर, एसपी के ऊपर था, और रामवृक्ष यादव से आखिर किन कारणों से जवाहर बाग खाली नहीं कराया जा रहा। यानी आलोक, कुल मिलाकर ये माना जाए कि जवाहर बाग कांड जो था उसकी असलियत अब सीबीआई के जिम्मे लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है माननीय हाईकोर्ट की तरफ से। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है कि कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित करने को भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जवाहर बाग कांड मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। 2 माह के भीतर सीबीआई को अपनी रिपोर्ट देनी होगी हाईकोर्ट के सामने, और ये माना जाए कि कई लापरवाह अधिकारियों की मुश्किल भी अब बढ़ सकती है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से संचालित स्कूलों के शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने 62 साल की उम्र में रिटायर करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता उषा बुनकर ने याचिका दाखिल की थी। कानपुर के मीरपुर कैंट में शिक्षिका तैनात थी। 60 साल की उम्र में कैंटोनमेंट बोर्ड के नियम से रिटायर कर दिया गया था, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद में 62 वर्ष की उम्र में रिटायर करने का नियम। मामले की सुनवाई जस्टिस वीके बिरला की एकल पीठ में हुई। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।